हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो अब टाइम आ चुका है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने का, यानी कि मैं बात कर रही हूँ हॉट क्वेश्चंस के बारे में। यस गाइस, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारा टारगेट है 90 प्लस स्कोर करने का, तो डेफिनेटली वी कैन नॉट मिस द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, और यू कैन से द हॉट क्वेश्चंस, high order thinking skills questions of the unit गवर्नमेंट बजट फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो बच्चों, ये जो यूनिट है आपकी गवर्नमेंट बजट की, और यू कैन से द गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, आपके सीबीएसई फाइनल बोर्ड एग्जाम ऑफ इकोनॉमिक्स में ये यूनिट आएगी बच्चों 6 मार्क्स की। ठीक है, अगर आप अपने 6 मार्क्स को पक्का करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हमें करने ही होंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले मैं आपको दूंगी एक ओवरव्यू ऑफ द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम ओवरव्यू ऑफ द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ द यूनिट गवर्नमेंट बजट। देखिए, गवर्नमेंट बजट में से जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसे हम 4 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एंड दोज आर टाइप नंबर 1 रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। देखिए बच्चों, एक टाइप ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट के बारे में जिनमें पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट मिड डे मील स्कीम दे रही है टू द स्टूडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स, तो इससे गवर्नमेंट कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट को अटेन करना चाहती है, अचीव करना चाहती है। अनदर एग्जांपल, उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला स्कीम में गवर्नमेंट फ्री गैस कनेक्शंस प्रोवाइड कर रही है टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ पीपल। तो बताइए कि गवर्नमेंट ऐसा करके कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट को अटेन करना चाहती है। ठीक है, तो यहां पर कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसमें आपको बोला जाएगा कुछ स्टेटमेंट प्रोवाइड करके कि बताइए कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट गवर्नमेंट अटेन करना चाहती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट इन द स्टेटमेंट। नेक्स्ट बेटा, टाइप 2। टाइप 2 के जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इनमें आपसे पूछा जाता है कुछ आइटम्स देकर कि बताइए कि ये रेवेन्यू रिसीट है या फिर कैपिटल रिसीट है। फॉर एग्जाम्पल, बोरोइंग्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और बोरोइंग्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, बताइए ये गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट है या फिर रेवेन्यू रिसीट है। गवर्नमेंट को टैक्सेस रिसीव होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, राइट। तो बताइए जो गवर्नमेंट की इनकम आ रही है फ्रॉम टैक्सेस, ये रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है। तो अलोंग विद रीजन आपको इनके आंसर्स देने होंगे, आपको बताना होगा कि कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है। डोंट वरी, सब कुछ आपको इसी वीडियो में समझाया जाएगा, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहें। नेक्स्ट बात मैं करूंगी थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। इसमें पूछा जाता है आपसे कैटेगराइजेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको कुछ आइटम्स दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि ये गवर्नमेंट की कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है स्कूल को कंस्ट्रक्ट करने में, हॉस्पिटल को कंस्ट्रक्ट करने में, तो बताइए ये गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज कि गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रही है, तो बताइए ये गवर्नमेंट की कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम डाल रहे हैं टाइप 3 की कैटेगरी में। ठीक है, दैट इज कैटेगराइजेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वी हैव which are the most trendy question nowadays from the unit government budget, that is calculation of deficits. Basically I'm talking about the numericals related to government budget. There are the numericals which are included related to calculation of deficits in the government budget, that is calculation of revenue deficit, primary deficit and fiscal deficit. तो guys ऐसे numericals भी आते हैं जिसमें आपको बोला जाएगा प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करो, रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करो, फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करो। तो हम इस वीडियो में ये सारे 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं इसे डीपली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, दैट इज गवर्नमेंट मिड डे मील्स प्रोवाइड कर रही है टू द स्टूडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल। तो बताइए गवर्नमेंट इससे कौन सा ऑब्जेक्टिव अटेन करना चाहती है। तो देखिए बेटा, यहां पर मैं आपको बता दूं 99%
क्वेश्चंस में, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है गवर्नमेंट बजट का, वो एक ही ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व होता है, दैट इज रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। क्या? रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, आंख बंद करके भी ये ऑब्जेक्टिव लिख कर आ सकते हो। बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इंडिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए 3 टाइम का खाना नहीं मिलता है, राइट। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो तीनों टाइम का खाना आराम से अपने घर पे खा रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो तीनों टाइम का खाना बहुत ही बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट्स में भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो देखिए, इनकम इक्वालिटीज कितनी ज्यादा है। किसी के पास तो इतनी भी इनकम नहीं है कि वो तीनों टाइम का खाना अफोर्ड कर सके, और किसी के पास इतनी इनकम है कि वो बहुत बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट्स में जाके, 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में जाके, 7 स्टार रेस्टोरेंट्स में जाकर आराम से खाना तीनों टाइम का खा सकते हैं डेली। तो इतनी ज्यादा इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम है कि किसी की इनकम तो बिल्कुल जरा सी है और किसी की इनकम इतनी ज्यादा हाई लेवल की है। तो ये जो इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एग्जिस्ट करती है रिच एंड पुअर पीपल में, इनको कम करने का ऑब्जेक्टिव किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। तो गवर्नमेंट बेसिकली पुअर पीपल की सिचुएशन को इंप्रूव करना चाहती है, जिसके लिए गवर्नमेंट बहुत बढ़िया बढ़िया स्कीम्स बनाती है, पुअर पीपल को बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, जैसे लाइक मिड डे मील्स, राइट। और दूसरा, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है पुअर पीपल को थ्रू उज्ज्वला स्कीम ऑल्सो। उज्ज्वला स्कीम इज अबाउट कि पुअर पीपल को गवर्नमेंट फ्री में गैस कनेक्शंस प्रोवाइड करती है, राइट। तो इसमें जिसमें भी आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट फेवर कर रही है पुअर पीपल का, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी का, तो उनमें एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, दैट इज रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, अब दूसरा क्या पूछा जा सकता है, कैसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे स्कूल सेटअप कर रही है, बहुत सारे हॉस्पिटल सेटअप कर रही है इंडिया में, न्यू स्कूल सेटअप हो रहे हैं, न्यू हॉस्पिटल सेटअप हो रहे हैं। तो बताइए कि विद द सेटअप ऑफ न्यू स्कूल्स एंड हॉस्पिटल गवर्नमेंट कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट अटेन करना चाहती है? तो देखिए बेटा, ये जो है स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ठीक है, कोई भी न्यू यूनिट जो भी सेटअप हो रही है, जो प्रोडक्शन यूनिट है, यानी कि जो गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, जैसे स्कूल है, स्कूल प्रोड्यूस करेगा एजुकेशनल सर्विसेज, हॉस्पिटल्स हैं, ये प्रोड्यूस करेंगे मेडिकल सर्विसेज, राइट। कॉलेजेस है, दे विल ऑल्सो प्रोड्यूस द एजुकेशनल सर्विसेज। तो कुछ भी ऐसी प्रोडक्शन यूनिट्स अगर सेटअप की जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू, जो एंगेज्ड होती है इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये किया जाता है ताकि हमारी इकोनॉमी क्या करे? ग्रो करे। तो उसमें आपने क्या बताना है कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव क्या करने वाली है? अचीव करना चाहती है इससे। ठीक है, सो इकोनॉमिक ग्रोथ, ध्यान रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव कब अटेन होता है? ये तब अटेन होता है जब कुछ ऐसा बोला जाता है क्वेश्चन में कि गवर्नमेंट सेटअप कर रही है न्यू प्रोडक्शन यूनिट्स, सेटअप ऑफ न्यू प्रोडक्शन यूनिट्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस गाइस। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि मैंने आपको बताया वो है कैटेगराइजेशन ऑफ कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। ओके, इसमें आपको अलोंग विद रीजन ये बताना होगा कि ये कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है। तो चलिए इसको समझेंगे पहले, फिर हम इसके क्वेश्चन पे दोबारा से आएंगे। देखिए, जो गवर्नमेंट की रिसीट्स होती है, मतलब गवर्नमेंट को जो पैसे मिलते हैं, जो इनकम वगैरह आती है गवर्नमेंट को, उसको दो में डिवाइड किया जाता है। एक होती है गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट, एक होती है गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, कैपिटल रिसीट गवर्नमेंट की वो वाली रिसीट्स होती है, यानी कि वो वाली इनकम होती है गवर्नमेंट की, जिसको रिसीव करने से या तो गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटीज हैं, यानी कि गवर्नमेंट का जो कर्जा है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, या फिर गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, एंड रेवेन्यू रिसीट बेटा वो वाली रिसीट होती है गवर्नमेंट की जिसको रिसीव करने से ना तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी, ठीक है, ना ही गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस होंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला, ना तो लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी इसको रिसीव करने से, ना ही एसेट्स रिड्यूस होंगी इसको रिसीव करने से। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह से ओवरव्यू। चलिए नाउ वी विल बैक टू द क्वेश्चन। लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, तो यहां पर गवर्नमेंट ने लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से, तो इससे क्या होगा?
इसको रिसीव करने से, लोन का अमाउंट रिसीव करने से गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, राइट। क्योंकि बेटा गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई, और अभी मैंने आपको बताया था जिन भी रिसीट से गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है या फिर ऐसा डिक्रीज हो जाती है तो वो क्या होती है, कैपिटल रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहां पर लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक से गवर्नमेंट की क्योंकि लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, सो इट इज अ कैपिटल रिसीट। ठीक है, आपको रीजन भी देना है, बिकॉज इट इंक्रीजेस द लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, कॉर्पोरेशन टैक्स। देखिए कॉर्पोरेशन टैक्स कौन सा टैक्स होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स वो वाला टैक्स होता है जो कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर लगाया जाता है। कॉर्पोरेशन टैक्स के अदर नेम्स है प्रॉफिट टैक्स और यू कैन से डिविडेंड टैक्स। ठीक है, ये अदर नेम्स भी होते हैं। अब टैक्स चाहे हो कॉर्पोरेशन टैक्स, चाहे हो जीएसटी, या हो एक्साइज ड्यूटी, या हो इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब वॉट एवर द टैक्सेस, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, कोई भी टैक्स है, टैक्स से जो गवर्नमेंट की इनकम होती है उससे ना तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज क्रिएट होती हैं, राइट। टैक्स की इनकम रिसीव करने से ना तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं, ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट रिड्यूस होती है, राइट। तो ये जो कॉर्पोरेशन टैक्स है ये क्या है, इट्स अ रेवेन्यू रिसीट। मैंने बेटा अभी आपको बताया था कि रेवेन्यू रिसीट वो वाली रिसीट होती है गवर्नमेंट की जिससे ना तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज हो ना ही कोई एसेट रिड्यूस हो। तो कोई भी टैक्स जब भी गवर्नमेंट रिसीव करती है उससे ना तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है ना ही कोई एसेट रिड्यूस होती है। इसी वजह से हम टैक्स की इनकम ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसे हम रेवेन्यू रिसीट में डालते हैं। एम आई क्लियर चिलियट? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट वी हैव profits of PSUs. Now what are these PSUs? PSUs are basically public sector undertakings. Public sector undertakings. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं वो वाली कंपनीज या वो वाली ऑर्गेनाइजेशंस या वो वाली प्रोडक्शन यूनिट्स जिसका ओनर, कंट्रोलर एंड मैनेजर कौन है, गवर्नमेंट है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज कम्स अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और यू कैन से पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। इन्हें हम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस भी बोलते हैं। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जो भी प्रॉफिट्स गवर्नमेंट को आते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से वो रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है। तो देखिए बेटा जो भी प्रॉफिट गवर्नमेंट को आ रहा है फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट फार्मेसीज एक्सेट्रा, तो उससे गवर्नमेंट जब उस प्रॉफिट को रिसीव कर रही है उससे ना तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है ना ही गवर्नमेंट के एसेट रिड्यूस हो रहे हैं, राइट, कुछ भी नहीं हो रहा है। सो दैट इज अ रेवेन्यू रिसीट। मेक श्योर आप जब भी बताएंगे कि ये कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है आप उसका रीजनिंग पार्ट जरूर लिखें, रीजन जरूर लिखना है बेटा, नहीं तो मार्क्स अच्छे से नहीं मिलते हैं। ठीक है, रीजन जरूर लिखना है, पूछा जाए या ना पूछा जाए, क्वेश्चन में बोला गया है रीजन प्रोवाइड करो या नहीं बोला गया, आपने जरूर लिखना है, रीजन जरूर देना है। ठीक है, सो profits of public sector undertakings are revenue receipts because it will neither increase the liabilities of the government nor it reduces the assets of the government. Next we have foreign aid against earthquake victims. अब कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प कर रही है, किस लिए, वो फॉरेन एड प्रोवाइड कर रही है, मतलब फाइनेंशियल हेल्प दे रही है। ठीक है, किस चीज की, अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए, है ना। अर्थक्वेक आ गया है, विक्टिम्स हैं, उन विक्टिम्स के बेनिफिट के लिए, ठीक है, उन विक्टिम्स के रिकवरी के लिए भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, फॉरेन गवर्नमेंट फाइनेंशियली एड दे रही है किसे, इंडियन गवर्नमेंट को। तो बेटा एड देने का ये मतलब होता है कि आपको कोई पैसे दे रहा है लेकिन वो रिटर्न में आपसे वो पैसे वापस कभी नहीं मांगेगा। ठीक है, तो इसको हम हेल्प समझते हैं। फॉरेन एड आ जाए, कहीं कहीं एड वर्ड आ जाए या ग्रांट वर्ड आ जाए या हेल्प वर्ड आ जाए। ठीक है, जब ये वर्ड्स आ जाते हैं ना साथ में तो ये होता है कि आपको कोई पैसा दे रहा है लेकिन आपसे रिसीव नहीं करेगा वो, बाद में आपसे वो पैसा मांगेगा नहीं दोबारा। ठीक है, तो ये लोन नहीं होता, ये एक तरह से हेल्प है जो कोई करके भूल जाता है। सो फॉरेन एड अगेंस्ट अर्थक्वेक विक्टिम्स इज अ रेवेन्यू रिसीट। ये रेवेन्यू रिसीट क्यों है, ये रेवेन्यू रिसीट इसलिए है क्योंकि इससे ना तो लाइबिलिटी क्रिएट होंगी ना ही एसेट क्या होगी, रिड्यूस होगी, राइट। कुछ भी नहीं होने वाला, ना लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है ना एसेट रिड्यूस हो रहा है, राइट। सो ये है बेटा
टाइप सेकंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अब हम मूव करेंगे हमारे टाइप थर्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस व्हिच इज रिलेटेड टू कैटेगराइजेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर अलोंग विद द रीजन। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। देखिए एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा। अब गवर्नमेंट भी खर्चा करती है ना, तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आपको पता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्यों पब्लिक एक्सपेंडिचर बोला जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है वो लोगों के वेलफेयर के लिए करती है, हम पब्लिक के वेलफेयर के लिए करती है, पब्लिक के बेनिफिट के लिए करती है, इसीलिए गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को हम पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। अब बेटा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को दो में डिवाइड किया जाता है, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात करेंगे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर वो वाला एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का जिसको इनकर करने से या तो गवर्नमेंट की एसेट्स इंक्रीज हो जाती हैं या फिर गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज डिक्रीज हो जाती है। इन दोनों में से कोई एक चीज होगी, एनी वन, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो वाला एक्सपेंडिचर होता है जिसको करने से ना तो गवर्नमेंट की एसेट क्रिएट हो रही है यानी कि गवर्नमेंट की एसेट्स इंक्रीज नहीं हो रही है, ना ही गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है। तो इस टाइप का एक्सपेंडिचर जिसको करने से ना तो गवर्नमेंट की एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं ना ही गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? वो वाला खर्चा जिससे या तो गवर्नमेंट की एसेट इंक्रीज हो रही है या फिर गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही हैं। तो चलिए अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। बैक टू द क्वेश्चन नाउ। अब हमें इनमें बताना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है एंड अलोंग विद रीजन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, एलपीजी सिलेंडर्स पे भी गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंस, राइट। सब्सिडी क्या होता है? फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जब भी सब्सिडीज प्रोवाइड करती है बेटा, उसको प्रोवाइड करने से ना तो गवर्नमेंट के एसेट इंक्रीज होते हैं, राइट, एसेट इंक्रीज नहीं हो रहे, ना ही लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही हैं, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये क्या है? इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Along with reason आपने बताना है that subsidies provided by the government is a revenue expenditure because it will neither increase the assets of the government nor it reduces the liabilities of the government. Next we have construction of schools. देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स कंस्ट्रक्ट करा रही है जिसकी वजह से गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। अब स्कूल क्या है? स्कूल तो एसेट है। गवर्नमेंट जब खर्चा कर रही है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल से रिलेटेड तो स्कूल्स जनरेट होंगे इकोनॉमी में, राइट। तो इकोनॉमी के एसेट्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। गवर्नमेंट का एसेट क्या होगा? इंक्रीज होगा क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल बनने वाला है, राइट। तो ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे एसेट इंक्रीज होगा, ठीक है। इट हार्डली मैटर कि कंस्ट्रक्ट हो रहा है स्कूल, अभी पूरा बना नहीं है, बट वो एसेट ही तो बनाएगा ना। तो इससे क्या हो रहा है? इससे एसेट्स क्रिएट होंगे, एसेट्स इंक्रीज होंगे इस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर से, इसीलिए ये क्या है? इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाई? बिकॉज इट इंक्रीजेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। मेक श्योर, मैं बार बार बोल रही हूं कि आप रीजन जरूर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हर चीज का रीजन आपको जरूर प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट वी हैव सैलरीज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। देखिए गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज रखती है उनको गवर्नमेंट को सैलरी भी देना होता है, राइट। तो जो भी सैलरीज गवर्नमेंट दे रही है अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, क्या उससे एसेट इंक्रीज होते हैं गवर्नमेंट के? नो, एसेट डजंट इंक्रीज, राइट। क्या लाइबिलिटीज रिड्यूस होते हैं? नो, वो भी नहीं होती, राइट। तो जब ये दोनों चीजें नहीं हो रही है तो दैट मीन्स ये क्या है? इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। So revenue expenditure is, so salaries to government employees is a revenue expenditure done by the government because it will neither increase the assets of the government nor it reduces the liabilities of the government. तो यहाँ पर guys हमने खत्म किया टाइप थर्ड ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है बेटा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी जो टीम है वो आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। साथ ही में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट भी हमें बता दीजिए कि आप कौन से टॉपिक्स पे चाहते हैं कि हम वीडियोस जनरेट करें, तो अकॉर्डिंगली हम वीडियोस जनरेट करेंगे बिकॉज हमारा जो एम है वो है आप लोगों की सेटिस्फैक्शन। तो चलिए यहाँ पर हमने टाइप थर्ड ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एंड किए।
अब यहाँ पर मैं उन बच्चों के बारे में बात करूंगी जो बहुत ही बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं क्लास 12th में। देखिए, अगर आप बहुत बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं क्लास 12th में, लेकिन डर रहे हैं कि प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है, देन डोंट वरी, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी इज विद यू। देखिए, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी का बेटा एक कॉम्बो पैक है जिसे आप परचेज कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या फीचर्स हैं। देखिए, इस कॉम्बो पैक में आपको मिलने वाले हैं 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड गाइडेंस, ठीक है। इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, अकाउंटेंसी which is a main subject of commerce stream, and business studies. इस कॉम्बो पैक के अंदर बेटा हमने कवर अप किए हैं ये आपके 4 मेन सब्जेक्ट्स विच आर इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज। अब इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, इसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। इन ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया गया है ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप लोगों को बहुत अच्छे से हो पाए। और आप जानते हैं कि स्टडीज इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है तभी इंटरेस्ट जनरेट होता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है तभी हम हॉट क्वेश्चंस कर पाते हैं, राइट। तो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी बहुत ही अच्छे से ऑफ ऑल द चैप्टर्स इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी टॉपिक इन द चैप्टर, ठीक है। साथ ही में आपको 5 बुक्स इसके साथ मिलने वाली हैं, ठीक है। 5 बुक्स, सब्जेक्ट तो 4 है मैम बेटा। बिजनेस स्टडीज की 2 बुक्स हैं इसके अंदर, ठीक है। एक बुक में आपकी केस स्टडीज हमने कवर अप की हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बिजनेस स्टडीज में बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, केस स्टडीज नहीं हो रही, केस स्टडीज नहीं हो रही, राइट। तो एक स्पेशली जो दूसरी बुक है वो है हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, आप उसे बोल सकते हैं कि बिजनेस स्टडीज की केस स्टडीज जितनी भी हैं उसमें कवर अप हैं ऑफ एवरी चैप्टर, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। साथ में अगर आप हमारी ये ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स देखेंगे तो हो सकता है कि कोई डाउट भी आए, राइट। ऑल्दो ये रिकॉर्डिंग्स इस तरीके की हैं कि आपको कोई डाउट आएगा नहीं। इन केस अगर डाउट आता भी है तो बेटा हमारे डाउट लेक्चर्स कंडक्ट होते हैं, ठीक है। डाउट लेक्चर्स आर कंडक्टेड। इसमें आप क्या कर सकते हो, टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करके आप अपने डाउट्स थ्रू जूम क्लासेस आप टीचर से पूछ सकते हो, क्लैरिफाई कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आपको पूरा ये पैक प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ 2700 में, सिर्फ 2700 रुपीज, ठीक है, फॉर 3 मंथ्स। इसकी वैलिडिटी बेटा 3 मंथ्स तक की रहती है, ठीक है। सो 2700 मतलब एवरेज क्या पड़ी, बहुत ही नॉमिनल, एवरेज इज ओनली 900 रुपीज पर मंथ, राइट। और उस 900 रुपीज पर मंथ यू आर पेइंग फॉर 4 सब्जेक्ट्स। तो सोचो बेटा क्या एवरेज आ रही है पर सब्जेक्ट, बहुत ही कम एवरेज आ रही है आपकी पर सब्जेक्ट, अराउंड ऑफ 200 रुपीज समथिंग, राइट। तो क्या प्रॉब्लम है इसको परचेज करने में, क्वालिटी बिल्कुल सही है क्योंकि प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट करके ऑनलाइन लेक्चर्स इसमें रखे गए हैं, ठीक है। एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स हैं जो ये रिकॉर्डिंग्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा this is the worth for money, so you can purchase this combo pack if you want to score good, if you want to boost your confidence, okay, and if you want to prepare all of these subjects of yours, economics, English, accountancy and business studies properly. तो चलिए अब मैम करना क्या होगा, ऑर्डर कैसे प्लेस करें। तो ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं हमारे नंबर पर विच इज 8888880402, okay. This is our WhatsApp number and you can place your order on this number. और अगर आपकी कोई क्वेरी भी है रिलेटेड टू द कॉम्बो पैक, आप वो भी यहाँ से रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे तो हुई हमारे कोर्सेज की बात। अब हम बात करेंगे हमारे 4th टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए जो 4th टाइप है क्वेश्चन की वो मैंने आपको बताया था, दैट इज द न्यूमेरिकल पार्ट, राइट। बहुत से बच्चे सोचते हैं गवर्नमेंट बजट में तो न्यूमेरिकल्स है ही नहीं, जबकि है ना। तो चलिए न्यूमेरिकल्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है,
अब हम आ रहे हैं हमारे न्यूमेरिकल्स पार्ट पे, और अगर आप न्यूमेरिकल पार्ट को काफ़ी डिटेल में करना चाहते हैं तो उसकी वीडियोस हमने बना रखी है। मोर ओवर गवर्नमेंट बजट की भी वीडियो डिटेल में बनी हुई है, वन शॉट, ठीक है, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप जल्दी से जाके उन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल पार्ट। तो न्यूमेरिकल पार्ट इज रिलेटेड टू calculation of three types of deficit. Okay, there are basically three types of deficit and those are revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit. तो बेटा मैं formulas लिख देती हूँ जो यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में। सबसे पहला रेवेन्यू डेफिसिट। देखिए रेवेन्यू डेफिसिट को निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस करना है। सो रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। अब हम बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट, देखिए फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल होता है, ये होता है बोरोइंग्स के इक्वल। आपको क्वेश्चन में देखना है कि बोरोइंग्स का अमाउंट दिया है या नहीं। अगर डायरेक्टली बोरोइंग्स का अमाउंट दिया है तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स, और बोरोइंग्स का अमाउंट ही क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट। कई बार ऐसा होता है बोरोइंग्स का अमाउंट नहीं दिया है, तो क्या करना है, तो आपको फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए दूसरा फॉर्मूला लगाना होगा, एंड दैट इज फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स excluding borrowings। ओके तो आपको क्या करना है बेटा, फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए, फिस्कल डेफिसिट को निकालने के लिए आपको टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स को माइनस करना है, लेकिन मेक श्योर वो जो टोटल रिसीट्स आप माइनस करने वाले हैं दैट शुड बी एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, मतलब बोरोइंग्स को हटाकर। टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स को टोटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग्स भी बोला जाता है। नेट ऑफ बोरोइंग्स मतलब एक्सक्लूडिंग, हटाकर, ठीक है, ये भी बोला जाता है। चलिए थर्ड वन, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट हम निकालते हैं बेटा फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस करके। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ओके, तो ये फॉर्मूला है प्राइमरी डेफिसिट को निकालने का। और जैसे कि मैंने आपको बताया फिस्कल डेफिसिट को निकालने के लिए आपको चाहिए टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो अब उसको कैसे निकालें, देखिए बेटा टोटल एक्सपेंडिचर, कई बार आपको टोटल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली गिवन नहीं है न्यूमेरिकल्स में, तो आप क्या करेंगे, हमें पता है एक्सपेंडिचर दो टाइप का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर कर देंगे। Summation of revenue and capital expenditure will give you the total expenditure. दूसरा आपको क्या चाहिए, total receipts excluding borrowings। borrowings बेटा कैपिटल रिसीट का पार्ट होता है, राइट। तो रेवेन्यू रिसीट तो हमें पूरा ही लेना है, लेकिन जब कैपिटल रिसीट आप लेंगे, उसका अमाउंट लेंगे, तो मेक श्योर आप वो बोरोइंग्स के बिना ले रहे हैं। तो टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। कैपिटल रिसीट कौन सी लेनी है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग वाली। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग को हम क्या कहते हैं, और देखिए हम एक तो ये बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग्स। ओके,
दूसरा इसको बोला जाता है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। क्या? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। ओके, तो चलिए ये तो हो गए फॉर्मूला की बात। ऑल्दो और भी फॉर्मूले हैं, थोड़ा आगे जब चलेंगे न्यूमेरिकल पार्ट में तो बताऊंगी डिटेल में। आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, जो स्पेशली न्यूमेरिकल्स ऑन गवर्नमेंट बजट पे बनाई हुई है। ठीक है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन की। आप देख सकते हैं यहां पर मुझे कैलकुलेट करना है रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट, मतलब तीनों टाइप के डेफिसिट्स मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, और मुझे क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। ये जो वैल्यूज गिवन है ये है अरब्स में। अच्छा, यहां पर मैं एक बात करना चाहूंगी, न्यूमेरिकल्स की जब भी हम बात करते हैं ना बेटा, जो स्टूडेंट्स है वो सॉल्यूशन तो निकाल देते हैं, न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन भी ठीक है, लेकिन वो यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन नहीं लिखते। जैसे लाख्स में आया या अरब्स में आया या करोड़्स में आया, तो यहां पर ना आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं इस चीज के भी। तो मेक श्योर जब भी आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, आपका जो फाइनल आंसर आता है तो वहां पर आप यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन जरूर लिखें। लाख्स, करोड़ और अरब्स वट एवर इट इज, आपको यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन जरूर लिखनी है। ठीक है, तो चलिए हमें यहाँ पे तीनों टाइप के डेफिसिट्स कैलकुलेट करने हैं एंड वी आर गिवन कैपिटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग्स, है ना, विच इज कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, राइट। नेक्स्ट वन वी आर गिवन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 अरब्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स 10 अरब्स, रेवेन्यू रिसीट्स 80 अरब्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर 110 अरब्स। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट की। रेवेन्यू डेफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट बोथ आर गिवन टू अस, राइट। तो फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैंने आपको बताया था बेटा, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, राइट। सो यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है 100 एंड रेवेन्यू रिसीट्स दे रखा है 80। तो 100 माइनस 80 विच इज 20 अरब्स। सो रेवेन्यू डेफिसिट इज 20 अरब्स हियर। ओके, नेक्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट में मैंने आपको बताया था बेटा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बोरोइंग्स में, तो फिस्कल डेफिसिट में बेटा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या आइटम्स में बोरोइंग्स गिवन है, बोरोइंग्स का अमाउंट गिवन है। अगर बोरोइंग्स गिवन होता है तो हम सीधा उसी के अमाउंट को क्या बोल देते हैं? प्राइमरी डेफिसिट। अगर बोरोइंग्स गिवन है तो इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट द फिस्कल डेफिसिट, राइट। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स इज इक्वल टू the amount of borrowings, right? Let's suppose borrowings is 50,000, that means fiscal deficit is 50,000। लेकिन अगर बोरोइंग्स ना गिवन हो तो ट्विस्ट आ जाता है क्वेश्चन में, राइट। आप यहां पे देख सकते हैं, मुझे फिस्कल डेफिसिट निकालना है बट देयर इज नो बोरोइंग्स गिवन टू मी, तो मुझे दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए, जो मैंने आपको अभी बताया था, एंड दैट इज फिस्कल डेफिसिट is equal to total expenditure minus total receipts excluding borrowings, right। तो चलिए सबसे पहले यहां पे देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में। टोटल एक्सपेंडिचर मुझे डायरेक्टली नहीं गिवन है, राइट, लेकिन मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी गिवन है विच इज 110 अरब्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी गिवन है विच इज 100 अरब्स, राइट। तो टोटल एक्सपेंडिचर मैं कैसे निकालूंगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर करके। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो चलिए फिस्कल डेफिसिट निकालने का मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा विच इज फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब ये टोटल एक्सपेंडिचर मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं गिवन है, आप देख सकते हैं यहां पर मुझे कहीं भी टोटल एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है। तो मैं क्या करूंगी? मैं बेटा एक फॉर्मूला लगाऊंगी टोटल एक्सपेंडिचर को निकालने का, जो मैंने आपको अभी बताया, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। सो यहां पर मुझे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है 100 अरब्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर मुझे गिवन है 110 अरब्स, राइट।
So here I get total expenditure is equal to 210 अरब्स. अब मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी वैल्यू 210 अरब्स, राइट, माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग मुझे निकालना है. तो मैंने आपको अभी बताया था अगर आपको टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. तो फॉर्मूला है रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, राइट. तो देखते हैं रेवेन्यू रिसीट क्या है. रेवेन्यू रिसीट इज 80 अरब्स, राइट. 80 अरब्स प्लस 80 अरब्स प्लस, अब मुझे चाहिए कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग. तो देखती हूँ मैं कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ये रहा बेटा. कैपिटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग्स इज बेसिकली कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स as already discussed. So this is 95 arabs. So here 95 arabs. So 175 arabs is basically the total receipt excluding borrowings. Now I'll substitute the total receipt excluding borrowings, 175 arabs. So here I get 35 arabs is the fiscal deficit, right? अब मुझे कैलकुलेट करना है प्राइमरी डेफिसिट. प्राइमरी डेफिसिट, और प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है बेटा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स. फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स. तो फिस्कल डेफिसिट मैं यहाँ पे निकाल चुकी हूँ विच इज 35 अरब्स. इंटरेस्ट पेमेंट्स हमें गिवन है क्वेश्चन में विच इज 10 अरब्स. तो I'll substitute the value 10 which is 25 अरब्स. तो गाइज यहाँ पे हमने तीनों डेफिसिट्स निकाल लिए. आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है. और यहाँ पर देखिए कई बार ट्विस्ट दे देते हैं क्वेश्चन में, लाइक आपको रेवेन्यू रिसीट प्रॉपर ना देकर क्या दे देंगे, टैक्स रेवेन्यू रिसीट एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट. तो आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है टू गेट रेवेन्यू रिसीट, ठीक है. कई बार आपको कैपिटल रिसीट टोटल चाहिए, तो जब कैपिटल रिसीट टोटल चाहिए होती है तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट एंड नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट. तो आपको टोटल कैपिटल रिसीट निकालने के लिए क्या करना होगा, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट. तो आपके पास कैपिटल रिसीट भी आ जाएगी. तो इस तरीके से थोड़ा बहुत क्वेश्चन मोल्ड कर देते हैं. एक नेक्स्ट टाइप देखते हैं. लेट सपोज आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स गिवन है. इंटरेस्ट पेमेंट्स आपको गिवन है ₹10,000 करोड़, ओके. और आपको बताया हुआ है कि ये जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है ना, ये जो 10,000 करोड़ है, दिस इज 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट. प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है. और आपको यहां पर फिस्कल डेफिसिट निकालना है. तो देखिए बेटा, फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए आपको प्राइमरी डेफिसिट चाहिए, राइट. तो मैं पहले प्राइमरी डेफिसिट निकालूंगी इससे. देखिए मुझे क्या बोला जा रहा है, ये जो 10,000 करोड़ है दिस इज 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट. तो 40% ऑफ पीडी दैट इज प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू 10,000 करोड़, राइट. अब मैं यहां से पीडी निकाल लूंगी. 40% का मतलब ये हो गया 40/100 इंटू पीडी इज इक्वल टू 10,000 करोड़, राइट. तो पीडी कितना हो गया, पीडी हो गया बेटा 10,000 इंटू 100 अपॉन 40, राइट. तो ये आ गया मेरे पास 25,000 करोड़ पीडी. नाउ स्टूडेंट्स, मेरे पास प्राइमरी डेफिसिट आ चुका है और मुझे फिस्कल डेफिसिट निकालना है. तो मुझे पता है कि प्राइमरी डेफिसिट के फॉर्मूले में फिस्कल डेफिसिट भी आता है, राइट. सो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, राइट. तो अब मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी वैल्यूज.
प्राइमरी डेफिसिट है 25,000 करोड़ इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट, मैं एज इज लिखूंगी क्योंकि मुझे ये कैलकुलेट करना है, और इंटरेस्ट पेमेंट है 10,000 करोड़, राइट। तो अब मैं यहां से फिजिकल डेफिसिट निकाल लूंगी, 25,000 करोड़ प्लस 10,000 करोड़ इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट। सो फिजिकल डेफिसिट इज 35,000 करोड़। सो यहाँ पर गाइस मैंने आपको एक ओवरव्यू भी दिया न्यूमेरिकल्स का, और मोस्ट हॉट न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी जो टीम है वो आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। सो यहाँ पर गाइस इजाजत चाहती हूँ सेशन को एंड करने की। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम एंड कीप स्टडिंग।